इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि हमने शुरू किया था डिविडेंड पॉलिसी, या आप डिविडेंड थ्योरीज कुछ भी कह सकते हो। हमने वो शुरू कर दिया था। तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिसीज़। तो देखो, मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो। देखो, हमने जो शुरू किया था वो शुरू किया था कि डिविडेंड पॉलिसी। तो एक बार हल्का सा ब्रीफ करता हूँ कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका जो टास्क होता है, ठीक है ना, वो परफॉर्म करता है फाइनेंशियल मैनेजर। और ये टास्क क्या होता है? ये टास्क होता है टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन। और ये फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरह के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फाइनेंशियल या फाइनेंस, और तीसरा होता है डिविडेंड। हम दो कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट में हम क्या पढ़ते थे? एक पढ़ा था हमने कैपिटल बजटिंग, जो कर चुके हैं हम। और दूसरा है जो हम करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था सोर्सेस, दूसरा हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा पढ़ा था लेवरेज, और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये अभी हमने नहीं किया है। हल्का सा ब्रीफिंग कर दी थी मैंने इसकी ज़रूर, पर ये अभी हमें करना है। हमने डिविडेंड में शुरू किया था। अब डिविडेंड हमने जो शुरू किया था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो हमने डिविडेंड डिसीजन में पढ़ा था, इसमें हमें कुछ मॉडल्स देखे थे। और मॉडल्स हमने जो देखा था, पहला था कौन सा था? पहला इररिलेवेंट। ये पहले रेलेवेंट पढ़ा था। और इररिलेवेंट। रेलेवेंट में हमने दो देखे हैं, वॉल्टर्स मॉडल और दूसरा है गॉर्डन्स मॉडल। इररिलेवेंट में मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच। इसके अलावा भी दो है, दैट इज लिंटर्स एंड ग्राहम्स मॉडल। वो हम देखेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पिछले में वॉल्टर्स मॉडल क्लियर कर लिया था। अच्छा, इररिलेवेंट और रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, रेलेवेंट का मतलब होता है वेदर द कंपनी declares the dividend or does not declares the dividend, the action of declaring or not declaring dividend will affect the value of the firm. ठीक है। Irrelevant means whether the company provides dividend or whether the company does not declare the dividend, the decision regarding the dividend won't affect, इसमें तो इफेक्ट करेगा पर इसमें won't affect the value of the firm. Alright. अब हम आगे क्या कर रहे हैं? हमने वॉल्टर्स मॉडल कर लिया था। वॉल्टर्स मॉडल में हमने देखा था एक फॉर्मूला था, जिसका फॉर्मूले का वो था कि D प्लस R अपॉन के ई। ये मैं वॉल्टर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसमें हमने एजम्पशन भी देखे थे। D प्लस R अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी अपॉन के ई। अब हम आगे आज करने वाले हैं
वो है गॉर्डन्स मॉडल। रेलेवेंट में आता है। इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि हमने गॉर्डन मॉडल कहीं और भी पढ़ा है। ये हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहाँ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पढ़ा था, पर उसको भी यहाँ पे नहीं देखना है। मैं एक बार हल्का सा इसका रेफरेंस बता रहा था, ये हमने कहाँ पढ़ा है। और ठीक है, तो गॉर्डन्स मॉडल में अगर मैं एजम्पशंस देखूं, तो पहला है ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड वाया रिटेन अर्निंग्स। ये हमने उसमें भी देखा था, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड वाया रिटेन अर्निंग्स। दूसरा, रिटर्न एंड द कॉस्ट बोथ विल बी कांस्टेंट। थर्ड है कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है। ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी होता तो कांस्टेंट भी नहीं है, बट मॉडल है तो हम एजम्पशन लेते हैं। और फोर्थ है कि ई इज़ ऑलवेज मोर देन जी। ये देखा जाता है क्यों, अभी मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि इसमें होता क्या है, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ, अगर मैं इस गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला देखूं, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है D1 अपॉन के ई माइनस जी। अब मान लो के ई अगर ज़्यादा हो गया, अच्छा इसमें ये है के ई विल ऑलवेज बी मोर देन जी। तो मैं कह रहा हूँ अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट, जो कि हमारा आंसर आ नहीं सकता। ये मुझे इस फॉर्मूले में डाउट लग रहा है, मैं चेक करता हूँ एक बार, रुको। एक बार ये फॉर्मूला ज़रा देखा जाए कि ये सही है या नहीं। मुझे हल्का सा इस पर डाउट है, एक सेकेंड। ठीक है, सही है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा अब ध्यान रखना यहाँ पे, ये ऑलवेज ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं लाना अपना डिनोमिनेटर। वेयर, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, D1 इज इक्वल टू future dividend KE everyone knows, cost of equity, but we know that only retain earnings से फाइनेंस होगी, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। जब है यही कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही होगी। जी इज द ग्रोथ रेट। अब समझो, अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर डिविडेंड ना दिया हो तो आप D1 कैसे निकालोगे? D0 दिया होगा, दैट इज करेंट ईयर डिविडेंड। इसमें आप क्या करोगे? 1 प्लस जी करोगे, वेयर D0 इज करेंट ईयर डिविडेंड। हमें D1 चाहिए, D0 हुआ तो वी नो व्हाट टू डू, जी का ग्रोथ। अच्छा, अगर आपको ग्रोथ भी ना D1 हो तो कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला B इंटू आर। ठीक है,
वेयर V इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, रेट या रेशियो। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे G इज़ द ग्रोथ रेट एंड जो B है दैट इज़ द रिटेंशन रेशियो। देखो अब थोड़ा समझो, मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ करता हूँ कि देखो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ ये बातें कि सबसे पहले यू हैव द सेल्स दैट इज़ P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, यू डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है आपके पास, आता है कंट्रीब्यूशन। फिर आप इसमें से क्या माइनस करते हो, इसमें से आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट। आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है EBITDA। पर अभी यहाँ पे हम सिर्फ कैश एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं, अगर वॉल्टर्स के केस में मैं अगर देखो अगर वॉल्टर्स के एजम्पशन में ये बोला गया था कि टैक्स जो है वो हमें वो तो कैपिटल बजटिंग में था, सॉरी। तो एबिटा यहाँ पे आएगा, बट हमें यहाँ पे एबिटा ही लेना है क्योंकि हम कैश एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं फिलहाल। फिर हम माइनस करते हैं क्या, इंटरेस्ट। क्या आता है हमारे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस क्या करेंगे, टैक्स। हमारे पास क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स इज फॉर द शेयर होल्डर्स। सबसे पहले हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट्स इन देयर नेम प्रेफरेंस। सो पहली प्रेफरेंस उनको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पार्ट परसेंटेज निकालेंगे, जो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट ये किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ध्यान दो, अब ये रिमेनिंग अमाउंट ओनर्स के हाथ में है। अब इसका वो क्या करेंगे, अगर वो ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उनकी अर्निंग हो गई, ठीक है। और अगर मुझे अर्निंग पर शेयर निकालना हो तो ये अर्निंग को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मेरे पास EPS आ जाएगा। अब इस रिमेनिंग अमाउंट को वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं इस अमाउंट का, या रिटेन कर सकते हैं, वापस से बिजनेस में लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि ये अगर मान लो 100% है, अगर मैं ऐसा करूँ कि 50% इसमें डाल दूँ और 50% ही इसमें डाल दूँ, ठीक है ना, या 40% इसमें डाल दूँ या 60% इसमें डाल दूँ, ठीक है ना। ये जो परसेंटेज हम है, इस परसेंटेज को बोलता है रिटेंशन रेशियो। इन केस फर्स्ट रिटेंशन रेशियो इज 50%, इन केस टू रिटेंशन रेशियो इज 60%, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे रखूँ, रिटेंशन रेट अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो, तो अगर मैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस पे आउट रेशियो रख दूँ तो कोई गलत नहीं है। पे आउट रेशियो इज द डिविडेंड विच यू हैव पेड, दिस इज द पे आउट रेशियो। पे आउट मतलब आप बाहर पे कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग डिविडेंड। पे आउट रेशियो इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कितनी हुई फर्स्ट केस में, 50% हुई, ठीक है ना। तो अगर मुझे रिटेंशन रेट निकालना हो तो 1 माइनस 50%, डेट विल बी 50%, ठीक है ना, या 0.50, एक ही बात है। अगर मुझे सेकेंड केस में निकालना हो तो क्या निकलेगा, 1 माइनस पे आउट रेशियो क्या 40%, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.40, तो ये क्या आ जाएगा 0.60 और 60%, कैसे भी करो एक ही बात है, ठीक है ना, रिटेंशन रेशियो। तो अगर मुझे दे ना रखा हो G, तो मैं B दैट इज रिटेंशन रेशियो, अगर वो गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ R इज द रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन होगा, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, गॉर्डन्स के मॉडल की। हमने इसको अच्छी तरह क्लियर कर लिया, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया इस वीडियो को,
ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच को कवर करेंगे।